अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, चेकमेट, भाप बनने का अमल तेज़ हो चुका है। वो अपोजिशन जो 11 फरवरी के बाद से तारीख पे तारीख देने से कासिर थी, आखिर आगे बढ़ के उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी और साथ ही असम्बली की रेकुजिशन, असम्बली इजलास बुलाने की रेकुजिशन भी जमा करवा दी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रिडिक्ट आप पहले ही कर चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लास्ट वीक आपने कहा कि इस हफ्ते आ जाएगी, तो आ गई। इसके अलावा भी आपने और जो बातें कही थी, पहले वो अपने नाजरीन को सुनवाएंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ये ख़तरे की बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कल जो एक इकदाम किए हैं, रिलीफ पैकेज, तो एक महीना पहले ये रिलीफ पैकेज नहीं दे सकते थे, मगर उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, गल ही कोई नहीं है। अब इनको समझ आ रही है कि यार ये अपोजिशन ने तो 200 बंदे इकट्ठे ना कर लें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है अपोजिशन के लिए कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम उनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है या 1-2 महीने के लिए मुलतवी कर देना है। अच्छा सेठी साहब, दाद देनी पड़ेगी। अल्फाज का इतना खूब होता है कि जो समझने वाला है वो बात समझ जाते हैं। जो दूसरी बात आपने कही और अपोजिशन ने वो की, एक अरसे से तजाद था कि शायद ये पानी का बुलबुला है, ये चाय की प्याली में तूफ़ान है, फिर ये कि पंजाब में अदम एतमाद आनी है, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आनी है या वज़ीर आज़म के खिलाफ। आपने वाज़े तौर पर बता दिया था प्रोग्राम में कि ये किसके खिलाफ आएगी और कैसे आएगी, वो सुनवाते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये अपना टाइम ज़ाया करेंगे कि आप चेयरमैन सेनेट या चेयरमैन या स्पीकर कौमी असेंबली उसकी तरफ जाएं, टाइम ज़ाया होगा तो पंजाब असेंबली तो, और पंजाब असेंबली को भी हाथ भी नहीं लगाएंगे अभी। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। वो कहते थे ना कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी पहले पंजाब में कर लें फिर उधर जाएँ। मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि ना स्पीकर के ख़िलाफ़ जाएंगे, ना चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जाएंगे, ना पंजाब असेंबली में उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जाएंगे। पहला कदम ये होगा कि इमरान खान साहब को निकाला जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 3 बड़े बैठे थे, सेठी साहब, जरदारी साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब, वो तीनों भी यही कह रहे थे कि पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हम देखेंगे और उसके बाकी के जो मामला हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, खुफिया हैं। लेकिन आपने आज एक ट्वीट किया और उसमें आपने 2 सूरतें, 2 जो मुमकिनात हैं वो बयान किए। आशा, थैंक यू। अच्छा किया आपने लोगों को याद दिला दिया कि हम कुछ अरसे से ये पेशन गोई कर रहे थे। जनवरी में मैंने कहा था कि पानी जो है ना आग के ऊपर हांडी पकनी शुरू हो जाएगी। मेरा तज्जिया ये था कि फरवरी में पानी जो है वो उबलना शुरू होगा और मार्च के अंदर उबल जाएगा। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि ऐसे ही हुआ। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एनालिसिस जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन हो और उसके ऊपर अच्छा एनालिसिस किया जाए। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि बड़े वेल मीनिंग थे और बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं हर किस्म के हालात पे, मगर वो यकीन नहीं रखते थे कि ऐसे होगा। मेरा ख्याल है उनकी इंफॉर्मेशन कमज़ोर थी। एनालिसिस तो ठीक ही होगा, मगर अगर इंफॉर्मेशन कमज़ोर हो तो अच्छा एनालिसिस नहीं हो सकता। अब जाके हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया, अब कुछ चले, ये होना ही था। उसकी बहुत सी वजूहत थी, वो शायद आप फिर सवाल को पूछे तो मैं उसको बताऊंगा कि क्यों मैं इतना श्योर था कि ये होगा। मगर अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि अब क्या होगा, अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, इसमें भी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। उन्होंने किया है कि रिक्विजिशन असेंबली को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को टेबल करने के लिए एक ही एप्लीकेशन दी है और वो आर्टिकल 95 के तहत दी है, जिसका बेसिक मकसद ये है, जो बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है कि स्पीकर 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन से पहले नहीं और 4 दिन के उसके बाद 7 दिन के बाद नहीं, 7 दिन टोटल 7 दिन लगते हैं। 3 दिन में वो असेंबली कॉल करेंगे, ठीक है, और 4 दिन के अंदर अंदर किसी दिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी करेंगे। ओके। मगर साथ साथ एक और भी क्लॉज है आइन का जो कहता है कि अगर असेंबली रिक्विजिशन करनी हो तो नोटिस देना पड़ता है, और वो स्पीकर जो है वो 14 दिन तक ले सकता है असेंबली को रिक्विजिशन करने में। तो अब यहाँ नियत स्पीकर की पे डिपेंड करेगा। इन्होंने तो बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि जी 7 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाए एक आर्टिकल के तहत। मगर क्योंकि स्पीकर की फैसला होगा तो स्पीकर ये हो सकता है कि पहले 2 हफ्ते 14 दिन वो ले ले और उसके बाद 7 दिन ये, तो 21 दिन मैक्सिमम। यही मैंने अभी ट्वीट की थी सुबह के जी 21 दिन मैक्सिमम ले सकता हूँ। मगर
अगर चाहे तो जो कानून आर्टिकल 95 के तहत तो 7 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है। तो इसलिए अब नून लीग ने और अपनी पीपल्स पार्टी ने और अब पीडीएफ वालों ने, सारों ने, पीडीएफ वालों ने अपने लोगों को कहा कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, क्योंकि किसी वक्त भी स्पीकर जो है वो कॉल कर सकता है और नोटिस ज्यादा से ज्यादा नोटिस जो है वो कम से कम दे सकता है। इसी तरीके के साथ इमरान खान की कोशिश होगी कि इसको डिले किया जाए ताकि वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर ले और जो भी उन्होंने इक़दाम करने हैं इसके खिलाफ, इसको नाकाम बनाने के लिए, उसको ज्यादा और टाइम मिल जाए। तो अपोजिशन चाहेगी जल्दी से जल्दी हो और इमरान खान और गवर्नमेंट चाहेगी देर से देर हो, और सारा कुछ जो गेम है वो स्पीकर के हाथ में चली जाएगी। और अगर स्पीकर की नीयत ठीक नहीं है और ना आइन की रूह ना उसका लेटर जो है उसको वो उसके उसके बारे में वो पाबंद है, तो वो गड़बड़ कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है आयशा कि जब अगर स्पीकर को गड़बड़ करता है तो उसको तो वही चैलेंज किया जा सकता है, और अगर वो आपके चैलेंज को मुस्तरद कर दे तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरा अपना ये ख्याल है कि स्पीकर गड़बड़ करेगा, ये कोशिश करेगा गड़बड़ करने की। ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन उसको कैसे टैकल करती है, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। तो अगर तो स्पीकर आइन के दायरे के अंदर रहते रहते डिले करना चाहता है तो मैक्सिमम 21 दिन, और अगर स्पीकर आइन की धज्जियां उड़ा के और अपने फैसले, गैर आइनी फैसले जो है अनाउंस करता है, तो फिर उनको चैलेंज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से ये फिर बात आगे चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक जैसे आइन कहती है उसके मुताबिक इसकी लड़ाई ये लड़ते हैं ये लड़ाई, या ये कि वो फिर इसको डिले करने की कोशिश करते हैं, गंद पड़ता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा सिटी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अपोजिशन भी उतनी कॉन्फिडेंट है जितने इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इनको ऐसी शिकस्त देंगे 2028 तक उठ नहीं सकेंगे और ये अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी। जो कभी इम्कान है उसकी तो आपने बात की कि हो सकता है स्पीकर इसको डिले करे, सदर ममलिकत ने इजलास तलब करना होता है या वो कहते हैं कि इजलास हो, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान साहब इसी कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी इजलास का कह दें और इजलास वक्त से पहले हो जाए? देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब कमजोर है, उसकी एक साइन नहीं है, बड़े साइंस हैं। पिछले 3 माह से आप देख ही लें जिस किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान में बनती जा रही है, कितने डेस्परेट होते जा रहे हैं इमरान खान साहब। और मैं हर प्रोग्राम में आपको ये बताता जा रहा था कि खान साहब और डेस्परेट होते जा रहे हैं और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे नजर आ रहा है कि कितने कमजोर हैं वो। और ये तो अब इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनका साथ देना छोड़ दिया। ये हम कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का साथ नहीं दिया, मगर उनका साथ जो है वो छोड़ दिया। और अगर ऐसे है तो लोगों को खुद इस बात का पहचान हो गया। तो इसलिए अब खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये जो क्राइसिस आई है इसको सरवाइव करें वो। मगर तारीख ये कहती है कि आज तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं जी। और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, उसके पास बहुत से तरीके होते हैं उसको नाकाम करने के। मगर तारीख ये भी बताती है कि पहले कभी भी जो कुछ हुआ वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हुआ, लोगों ने अपने एमएनएस को प्रोटेक्ट करके रखा। अब तो बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आ गए हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको बता सकता हूं आपको कि स्पीकर क्या क्या हरकतें कर सकते हैं। जी सर बताएं, क्योंकि इस वक्त सभी ये सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पे गवर्नमेंट के कार्ड्स क्या हैं। देखिए, अभी तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि 2 चीजें होंगी। एक ये होगा कि पीटीआई के लोग छोड़ जाएंगे इमरान खान साहब को और वो नून लीग के साथ जाके बातचीत करेंगे और अपनी अगली इलेक्शन के लिए अपनी सीटें पक्की करेंगे नून लीग के अंदर। बिकॉज उन्हें पता है कि आज नहीं कल जब भी इलेक्शन होगी पीटीआई तो हारेगी और उसके अंदर जो लोग उस टिकट पे होंगे वो हार जाएंगे। और तो ये लोग चाहेंगे कि लोटे हैं, ये लोग चाहेंगे कि अब उनको कोई विनिंग पार्टी का टिकट मिले। तो मेरी इतला के मुताबिक आज नहीं कल कुछ अरसे से मुझे ये इल्म है कि बहुत से पीटीआई के एमएनएज ने नून लीग के साथ राब्ते किए और वहां से एश्योरेंसेस उनको मिल गई है कि ठीक है आप आ जाएं, हम आपको टिकट दे देंगे अगली इलेक्शन में नून लीग का। अच्छा। तो एक वक्त था कि ये इसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान थे कि क्या नून लीग इनको टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि उनके अपने लोग हैं जो कि उनके साथ खड़े रहे हैं इसके दौरान। तो वो भी चाहेंगे कि हमारा हक है, हमें टिकट मिलना चाहिए। तो नून लीग कैसे अकोमोडेट करेगी इतने ज्यादा लोगों को।
फिर हमने ये, मुझे इतला ये मिली कि नहीं 10-15 लोगों को तो हम अकोमोडेट कर लेंगे और हमें 10-15 ही चाहिए। तो और जो हम समझते हैं कि लॉयल होंगे और जो अच्छे होंगे उनमें से हम पिक एंड चूज कर लेंगे। अब सूरत हाल यह है कि मेरी इतला के मुताबिक 10-20 से ज्यादा लोग तैयार हैं पीटीआई को तोड़ने के, भागने से, और सब मांग रहे हैं सीटें। तो ये तो 200, मैं पहले दिन से यही कह रहा था कि अगर होगा तो ये जो पीडीएम वाले हैं, ऑपोजिशन वाले हैं, ये 200 से ऊपर की बात करेंगे। ये नैरो विक्ट्री वाली बात नहीं करेंगे कि जी हमें 172 मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। ये कोशिश यही, क्योंकि वहां बहुत सी गड़बड़ हो सकती है कि जी वो 2 लोग इधर हो गए उधर हो गए, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को गायब कर दिया, कोई डिसअपेयर हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई किसी की कोई टाइम पे ना पहुंचा। इतनी नैरो विक्ट्री से बड़े शख्सवात होंगे कि फलाने ने ये किया, फलाने को फोन कॉल आ गई। तो ये अगर जब ये उसी वक्त करेंगे जब इनको पता होगा कि हमने अब डिफीट करना है और अनसीट करना है प्राइम मिनिस्टर को, तो 180-82 के साथ नहीं करेंगे, 200 से ज्यादा के साथ करेंगे। अच्छा, वो 200 कैसे बनते थे ये भी हमने डिस्कस किया था पहले, उसको मैं दोहरा देता हूँ। वो 200 ऐसे बनते थे कि अगर इनके इस वक्त 162 के करीब इनके अपने हैं ऑपोजिशन के, 160-162, तो अगर 20 से 1 लोग टूट जाते हैं ऑपोजिशन के और इनकी तरफ आ जाते हैं तो ये विनिंग एरिया में आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। ये 182 हो जाएंगे, वो 162 हो जाएंगे, तो फिर तो ठीक है। मगर मैंने ये कहा था कि जब ये होगा तो, और जब ग्रैंड अलायंस जो है, जो कि अलाइज हैं इमरान खान के, उनके भी 20 एक करीब वोट बनते हैं, जिसमें चौधरीज हैं, जीडीए है, एमक्यूएम है और छोटी छोटी 1-2 पार्टीज हैं। अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी वगैरह ये सब मिलकर को 20 के करीब इनके अलायंस पार्टनर, जब उन्हें नजर आएगा कि ये वोट कामयाब होने जा रहा है तो वो भी इमरान खान को छोड़ देंगे और वो छोड़ के आ जाएंगे इनके पास कि जी हमारे साथ भी मुखमुखा कर लें, हमें बताएं आगे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मेरा ये ख्याल था कि ये फिर 20-30-40 अगर लोग मिल जाते हैं तो 200 से ऊपर चले जाएंगे। अब एक्चुअली आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के या शायद खाकान अब्बासी साहब के, और वो हमेशा यही कहते रहे कि नहीं जी हम तो 200 से ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने 200 काउंट किया। अभी सूरत हाल क्या है कि पीटीआई के एमएनएस तो इनके पास है, आ गए हैं, मगर जीडीए ये जो अलायंस वाले हैं 20 लोग, चौधरीज और ये सारे लोग, ये अभी फेंस पे बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी फैसले नहीं किए और मेरा ये मौकफ था कि ये फैसले उस दिन करेंगे जिस दिन वोट काउंट के लिए जाएंगे, जब बुलाया जाएगा जी आज वोटिंग है, फिर ये एकदम पलट के तो आ जाएंगे। उससे पहले ये इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे, बिकॉज ये नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर किसी किस्म की कोई दबाव आए फ्रॉम इमरान खान, और ये अपने नेगोशिएट करते रहेंगे इमरान खान साहब के साथ। इसीलिए अलीम खान, जहांगीर तरीन, इन लोगों ने अपने ग्रुप्स अनाउंस कर दिए, मगर अभी तक, और चौधरी अपने अलग बैठे हुए हैं, मगर अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि हम पीडीएम को ज्वाइन कर रहे हैं या उनके साथ वोट देंगे। मगर मेरा ये मौकफ है कि आखिरी स्टेज पे अगर वो बाकी लोग आ जाते हैं तो ये लोग भी चले जाएंगे। यहां तक तो बात आई। अब आए कि जब ये होगी वोटिंग तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि स्पीकर जो है या रूलिंग पार्टी जो है वो अपने एमएनएस को कहेगी कि आपने उस दिन आना ही नहीं, जी, आपने असेंबली आना ही नहीं है, जी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग आए और फिर फ्लोर क्रॉसिंग करें और बड़ी बेइज्जती हो। हम पहले से उनको कह देंगे कि आपने आना ही नहीं है असेंबली, और हम उनको रोक के बैठेंगे। अगर उनको रोकते हैं तो फिर वो जो 10-20 लोग हैं जो क्रॉस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे आएंगे, कैसे आके वोट डालेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? तो फिर तो जीडीए ये अलाइज ही रह जाएंगे, और अगर एलाइज रह जाएंगे तो फिर ये सारा का सारा जो प्रोपोजिशन है इसको देखना पड़ेगा कि जी अगर एलाइज ही रह गए हैं तो फिर एलाइज के साथ ही मुखमुखा करना पड़ेगा। तो ये अब आगे मरहले क्रॉस करने वाले हैं। मगर यहां भी मसले हैं। अगर उनको रोका जाता है और वो नहीं रुकते, उनको स्पीकर कहता है आप नहीं आ सकते, आप मत आए असेंबली के अंदर, वो कहते नहीं हमने फैसला कर लिया हम आ रहे हैं, वो आ जाते हैं। उनको फिजिकली तो आप नहीं रोक सकते। अब आगे क्या होता है, अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर कानून के तहत क्या सूरत हाल है? अच्छा, अगर तो वो फ्लोर क्रॉस करते हैं और जाके वोट अपनी पार्टी के खिलाफ दे देते हैं तो फिर सूरत हाल ये है कि एक सिस्टम है जो रूल्स का, उसके मुताबिक उनके साथ निपटा जाएगा। वो कैसे? कि इमरान खान साहब एक नोटिस देंगे उन लोगों को कि आपने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया, आपने पार्टी के मफाद के खिलाफ आपने वोट डाला, इसलिए हम
आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं फ्रॉम अंडर क्लॉज ABCD जो भी है, कि आपने जब करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो उनको एक नोटिस देंगे। वो नोटिस देंगे उनके, और वो नोटिस का जवाब उन्होंने देना है कि जी हमने क्यों डाला, क्यों नहीं डाला, हमने अपने ज़मीर के मुताबिक किया, ये किया, वो किया। वो नोटिस जो है उसका 30 दिन है उनको जवाब देने के लिए। वो जवाब देंगे, अगर 30 दिन तक नहीं देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जवाब देना है। उसके बाद इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि ये जवाब मुमकिन, ये मुनासिब नहीं है, मैं रिजेक्ट करता हूँ। जब मैं रिजेक्ट करता हूं तो वो स्पीकर को कहेंगे मैंने इनका जवाब रिजेक्ट कर दिया है, आप इनको डिस्क्वालीफाई करें। वो स्पीकर फिर लिखेगा इलेक्शन कमीशन को कि जी हमने ये फैसला किया है, इन्होंने एक पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया है, क्रिटिकल वोटिंग, हम इनको डिस्क्वालीफाई कराना चाह रहे हैं, हमने इनको नोटिस दिया था, इन्होंने जवाब दिया, हमने जवाब रिजेक्ट कर दिया, आप इनको डिस्क्वालीफाई करें। इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन है वो सारी डिबेट को देखने के लिए, सोचने के लिए, और इनसे शायद बयान भी मंगवाएं कि जी आपने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को मुतमईन करना है कि इन्होंने जेन्युइनली आइन के जो शिक उसको तोड़ा है, और जो इनका पार्टी लीडर कह रहा है इनको फारग किया जाए, तो वो इनको फारग कर सकते हैं। 30 दिन है उनके पास। वो फिर इनको फारग अगर करते हैं तो फिर इनके पास अपील का एक राइट है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम एक फैसला देना है कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है या गलत है, और फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मगर, और अगर नहीं होते तो नहीं होते, मगर इसके दौरान स्पीकर ये पोजीशन ले सकता है। यहां आके मसला आता है, अगर स्पीकर ये पोजीशन लेता है कि मैंने इनको वोट करने से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो फिर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाती है, क्योंकि आपने तो इनको मौका दिया ही नहीं जवाब देने का और वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करने का। या स्पीकर ये कहता है कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया है, मैं इनके जो वोट्स हैं उनको रिजेक्ट करता हूं, मैं उनके वोट्स नहीं गिनूंगा, तो वो भी गलत है। बिकॉज पहले भी ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है जिसमें नोटिस दिया, उन्होंने अपना वोट डाला, और ये एक सेनेट इलेक्शन में हुआ था, और इमरान खान साहब ने खुद नोटिस दिए थे 3-4 सेनेटर्स को PTI के, जिन्होंने जाके वोट कहीं और डाल दिया था, और उनका वोट जो है वो काउंट हुआ था। मगर उनको फिर बुलावा आ गया खान साहब की तरफ से कि आपको अब हम फारग करने लगे हैं, डिस्क्वालीफाई करने लगे हैं। उन्होंने फिर माफिया मांगी, उनमें से एक को खान साहब ने छुट्टी करा दी, 2 की माफी मांगी, मगर उनका वोट रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो अब वो भी एक प्रेसिडेंट है। मगर स्पीकर को कौन, ये अगर स्पीकर की नीयत ही पहले दिन से खराब है और ऊपर से ऑर्डर है इमरान खान के नहीं मानना, तो वो अनाउंस कर देगा, कहेगा जी मैं नहीं मानता, मैं इनको पहले ही डिस्क्वालीफाई करता हूं, या आने नहीं देंगे, आएंगे तो वोट को कहेंगे जी हम इनका वोट नहीं गिनेंगे। तो ऑपोजिशन क्या करेगी उस वक्त? ऑपोजिशन अगर तो उनके पास मेजॉरिटी ऑलरेडी हो गई है तो फिर तो वो ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके खत्म होगी, फिर भी हार जाएगा इमरान खान। मगर अगर उनके पास इनके वोट्स बड़े क्रिटिकल हैं और इनके वोट्स काउंट नहीं होते, और स्पीकर कहता है मैं काउंट नहीं करता, तो फिर ये ऑपोजिशन भी भागेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये मामला जो है, अगर गवर्नमेंट जो है अगर वो गन डालना चाहे तो गन डालने के तरीके हैं, और यही हमारी तारीख बताती है कि जब किसी हुकूमत को या मौका मिलता है गन डालने का तो वो गन डालते हैं, आइन के मुताबिक नहीं चलते। और ये हमारी, तो ये फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है तो फिर ये महीना क्या, फिर पता नहीं कितनी देर और भी लग सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो पता नहीं क्या बात है, मैं समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। जहां भी उनको मौका मिलेगा वो गड़बड़ करेंगे, अपने स्पीकर को कहेंगे गड़बड़ करे। एक आइन, अगर ये इनको नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं, तो ये किसी न किसी चीज का सहारा लेके डिले करने की कोशिश करेंगे या निगेट करने की कोशिश करेंगे। ये वो दिन जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो डिस्कस हमने किए, और बाद में मामलात किधर जा सकते हैं। सेठी साहब ने सबका अहाता किया, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा कराने से लेकर कौमी असम्बली का इजलास होने तक कई दरिया हैं जो कि अबूर किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया जा रहा है कि फ़हरिस्त 28 अरकान असम्बली की पेश की गई है, और अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपना अपना होमवर्क करें, और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि नहीं पता चल पा रहा कि किसके हक में जाएगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। कल तक ये इत्तला थी कि शायद इमरान खान साहब रजामंद हो गए हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब को चेंज कर लेंगे क्योंकि प्रेशर ही इसके अंदर ज़्यादा है और बहरान बहुत बड़ा है। लेकिन आज सामने आई ये वजह, उस्मान बुज़दार साहब इत्तलात हैं कि वो इस्तीफ़ा लेके पहुंचे। इमरान खान साहब ने कहा आप काम जारी रखें और सिचुएशन बड़ी दिलचस्प डेवलप हो गई है। चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए। उधर हम अलीम खान साहब को देख रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ मुशावरत में मसरूफ़ हैं। सेठी साहब, ये पंजाब में जो डेडलॉक की सी सूरत हाल है, इसकी चाबी किसके पास है? पंजाब में तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है कि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने अपने दोनों ने कट कर लिए, इकट्ठे हो गए और उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इस वक्त कमज़ोर हैं और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनको ऐसे लगता है कि शायद इस्लामाबाद में कामयाब हो जाएगा। वो चाहते ये हैं कि उससे पहले कि वहाँ कोई नई हुकूमत आ जाए और फिर वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके पंजाब में बुज़दार साहब की छुट्टी करा के और अपनी हुकूमत ले आए वहाँ। तो उससे बेहतर ये है कि उससे पहले ही खान साहब मान जाएं और अलीम खान को और जहांगीर तरीन ग्रुप को ब्लेसिंग दे दें, अपनी उनके सर पे हाथ रख दें, बुज़दार साहब की छुट्टी कराएं और इनके हवाले पीटीआई कर दें वहाँ, ताकि अगर आगे कोई इस्लामाबाद से नई हुकूमत का हमला आता भी है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मिलके, तो ये लोग पीटीआई के लोगों के साथ अपने मोर्चे पक्के करके वहाँ बैठ जाएं। बिकॉज अलीम खान साहब बड़े असर रसूख के शख्स हैं और जहांगीर तरीन साहब भी, और तकड़े लोग हैं और बुज़दार बड़े कमज़ोर हैं और वैसे भी बुज़दार साहब को पसंद नहीं किया जाता पंजाब असेंबली के अंदर। तो उन्होंने ये अपनी एक स्ट्रैटेजी सोची है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब से बुज़दार साहब की छुट्टी करा के फौरी तौर पे वहाँ तब्दीली ले आए और वहाँ अलीम खान को या इस ग्रुप के किसी बंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि ये अपने मोर्चे पक्के कर लें। ये इस वक्त गेम चल रही पंजाब के अंदर। पीडीएम वाले जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ये इस बात का पता है कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं इस्लामाबाद में तो फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो पंजाब के अंदर भी वही सूरत हाल हो जाएगी, पीटीआई वाले भाग जाएंगे और नून लीग तो वैसे भी बड़ी 8-10 लोगों की जरूरत है और वो नून लीग की हुकूमत वहां बन जाएगी। पंजाब के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा बुज़दार साहब के खिलाफ। और यहाँ तो इसलिए ये इस वक्त गेम चल रही है। मगर उधर से एक नई गेम शुरू हो गई है कि चौधरी परवेज इलाही काफी अरसे से इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं कि बुज़दार की छुट्टी कराएं और मुझे लगाएं। मगर जब ये अलीम खान साहब ने अपने पर फैलाने शुरू किए तो उस वक्त, और ये कुछ अरसे की बात है, पिछले साल जब आपको याद होगा कि इनको जेल में डाल दिया था, इनके ऊपर नैब केसेस थे, उनको एक्टिवेट कर दिया इमरान खान ने और इनको सबक सिखाया कि तुम अपने परवर ना हिलाओ, तुम टुक टिक करके बैठो, अपनी कोई एम्बिशन दिखाने की जरूरत नहीं है। और इनको जेल में डाल दिया। उसके बाद ये जेल से बाहर आए 7-8 महीने के बाद और इन्होंने फिर इनकी मुलाकात हुई खान साहब से और खान साहब ने फिर माजरतें कर के इनको सीनियर मिनिस्टर बना दिया, मगर पावर कोई नहीं दी और ये काफी फ्रस्ट्रेटेड रहे ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड। मगर अब हुआ ये कि इनके अच्छे खासे सियासी मकासद हैं और एम्बिशंस हैं और इन्होंने अब एक टीवी चैनल भी खरीद लिया और इनके हाथ और भी मजबूत हो गए। और ये होता है ऐसे, मीडिया आपके हाथ में हो, पावरफुल चैनल आपके हाथ में हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप थ्रेटन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब सिचुएशन ये है कि अलीम खान साहब बिल्कुल अपने आप को चीफ मिनिस्टर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये उनका मौका है। मगर चौधरी परवेज इलाही साहब को तो इस बात का पता है कि अगर ये अलीम खान बन गए तो चौधरी साहब फारग है। तो अब चौधरी साहब की पहले दिन से ये मौक़िफ़ इमरान खान को ये रहा है कि अगर तो आपने चेंज करना है यहाँ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा जोर है कि जी आप बुज़दार की छुट्टी कराएं, कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए, पंजाब की गवर्नमेंट नजर आनी चाहिए, ताकि इस वक्त हमारी बदनामी हो रही है तो कि जी किस किस्म के बंदे आप लेके आए हैं, किसके सतून बने हुए आप, और देखें वो क्या तबाही हो रही है, कितनी करप्शन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ने पेन डाउन किए हुए, ब्यूरोक्रेट्स अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके और लोग उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी बदनामी थी। मगर खान साहब डटे हुए थे, मैंने बुज़दार को चेंज नहीं करना। चौधरी साहब ने खान साहब से ये कहा था कि अगर आपने बुज़दार चेंज नहीं करना, चलो ठीक है, हमें बुज़दार के साथ हम काम कर सकते हैं, मगर अगर किसी वक्त आपने ये सोचा कि आपने बुज़दार की चेंज करना है तो फिर हमारे अलावा आप किसी और का सोच नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो हम छोड़ जाएंगे। चौधरी साहब को सूट करता है कमजोर चीफ मिनिस्टर लाइक बुज़दार,
जिसके साथ वो अपना कम से कम स्पीकर एक दायरे के अंदर रहते हुए वो अपने मफाद में अपने काम करवा सकते हैं। मगर वो ये नहीं चाहेंगे कि किसी अलीम खान जैसा कोई शख्स आ जाए वहां या जहांगीर तरीन का वहां आसन सूख पड़ जाए। इसलिए चौधरी साहब अब बाहर आ गए और बुज़दार साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अगर मेरी तब्दीली करनी है, पहले तो वह था कि मैं टिका हुआ मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मेरी तब्दीली करनी है तो मेरा वोट जो है वो चौधरी साहब जी। मतलब है कि हम चौधरी साहब और बुज़दार साहब इकट्ठे हो गए, उधर जहांगीर तरीन और अलीम साहब इकट्ठे हो गए, और ये सूरत हाल है। और फैसला इमरान खान का है कि अभी यहाँ कोई तब्दीली पंजाब में लाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर नहीं करते तो ये जो लोग हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब, ये बिल्कुल फौरी तौर पे ये फिर नून लीग के साथ नेगोशिएट कर लेंगे। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में तो नून लीग के लिए तो प्लस प्लस ही है ना सेठी साहब? नून लीग के लिए प्लस प्लस है, बिल्कुल प्लस प्लस है, और पीपल्स पार्टी के लिए भी प्लस प्लस है। नून लीग के लिए ज्यादा प्लस प्लस है, पीपल्स पार्टी के लिए कम, मगर दोनों के लिए प्लस प्लस है। और ये सारा अब डिपेंड करता है कि आखिरी स्टेज पे क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितनी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कब इलेक्शंस होंगे, और उसके दौरान वो जो हुकूमत होगी वो क्या इकदाम करेगी, किस तरीके से अपने आप को अगली हुकूमत आने अगली इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करेगी, ताकि उसके अंदर अवाम अपना वोट की इज्जत हो और अवाम अपना वोट डाले विदाउट फेयर ऑफ फेवर। और अगर ऐसे ही हुआ तो जो सारे पोल्स इस वक्त जो बता रहे हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ्स जो दिखा रहे हैं, वो यही है कि नून लीग की और मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जा रही है, पीटीआई और इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, पीपल्स पार्टी बरकरार है। मगर ये जो अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्ग मार्च की है, इसके साथ उन्होंने अपने वोटर को फिर निकालने की बाहर कोशिश की है और एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो वो भी चाहते हैं कि सिंध के अलावा भी पंजाब के अंदर भी उनको वोट शोट मिले, और वो बिल्कुल जोड़ तोड़ के लिए तैयार हैं, पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, MNAs को अपने पार्टी के अंदर जो विनर्स हैं उनको लाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म से खड़े होकर जीते थे, स्पेशली सदर्न पंजाब से, और वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है उन्हीं इंडिपेंडेंट्स को जो कि बाद में पीटीआई को ज्वाइन चले गए थे, और अब शायद वही होंगे जो डिफेक्ट भी करेंगे, तो उनको कोशिश इनकी ये होगी कि जो नून लीग के अंदर जिनको टिकट नहीं मिलता उनको पीपल्स पार्टी टिकट दे, और अपने वोट बैंक जो है और अपने वोट्स जो है, पहले पीपल्स पार्टी को तो बेचारों को बहुत कम वोट मिले थे पंजाब के अंदर, सीटें मिली थी, तो अब उनकी कोशिश होगी कि अपनी सीटें भी बढ़ाई जाएं, ताकि आगे जो हुकूमत बनने जा रही है वो किसी तरीके के साथ कोई मिलजुल के हुकूमत बनाई जाए और पीपल्स पार्टी भी स्ट्रांग हो जाए उससे। ठीक है, अगर मगर का खेल है, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब को वो जानते हैं, वो कभी गद्दारों या चोरों के साथ नहीं मिलेंगे, और फ़ौज भी जो है वो कभी चोरों को फेवर नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान इन बातों का इजहार किया, और वो ये कहते हैं कि इस वक्त माइंड गेम चल रही है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत से अहम सवाल अभी बाकी हैं। वेलकम बैक टू द शो। आज बहुत खुश दिखाई दिए तीनों बड़े लीडर्स जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ चहक रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी, और मौलाना फजल रहमान भी। शहबाज शरीफ साहब ने वजह बताई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाना पड़ी, क्या वजूहात थी, वो सुन लेते हैं। आज महाज में जो बदतरीन इनकी नाकामी है कि पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने अच्छे वक्तों में और बुरे वक्तों में, जंग और अमन में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, उनको खामखा नाराज कर दिया। जो तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई, खारजी साजिश हुई। जो इस वक्त बेरोजगारी है पूरे मुल्क में, वो खारजी साजिश हुई। रूस में हमारा कोई नहीं, दूर में हमारा कोई नहीं, यूरोप में हमारा कोई नहीं रहा। हम लोग अगर बात करेंगे पाकिस्तान की मफाद की करेंगे, हमारी कोई दुनिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इख्तिलाफ राय करते, हमसे बढ़कर इख्तिलाफ राय कौन करता है? क्या हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। सेठी साहब, वैलिड वजूहात हैं ये? क्या वाकई मामलात इतने नाजुक मोड़ पर हैं?
अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आसिफ जरदारी साहब ने वही लफ्ज इस्तेमाल किए, अब नहीं तो कभी नहीं, जो कि मैंने 2 हफ्ते पहले एक इदारे में उसका इन्वान यही था, यस। अब नहीं तो कभी नहीं, जी। पिछले हफ्ते। जी। तो बात यह है कि ये हकीकत है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हकीकत यही है कि अवाम बहुत नाराज है इमरान खान साहब से, और अगर अवाम इनसे खुश होती तो कभी भी ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का सोच भी नहीं सकती थी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि खान साहब ने ये जो अजाब आया है अपने ऊपर लाए हैं, जिस किस्म की उन्होंने हुक्मरानी की है या नाहली के साथ किया है कि अवाम को उन्होंने नाराज कर दिया, और इतने नाराज किया है क्योंकि जितने ज्यादा इनके बड़े वादे थे उतना ही नाराज किया है। छोटे वादे होते तो शायद इतना नाराज ना होती कौम, मगर वादे इतने लंबे चौड़े थे और हरे बाग इतने दिखाए थे कि जब मुश्किल हालात आए और डिलीवरी ना दे सके तो आवाम को गुस्सा तो चढ़ना ही था। और ये पहले साल से ये गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया था कि ये कर क्या रहा है। 1 साल उन्होंने कहा चलो 1 साल और दे देते, फिर और गड़बड़ हुई, फिर और गड़बड़, अब ये चौथा साल जा रहा था और दिन ब दिन हालात खराब हो रहे थे। अभी एक हाल ही में सर्वेज जो आने शुरू हुए, पहले साल में तो इमरान खान साहब की जो स्टैंडिंग थी वो अपनी बरकरार रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्टैंडिंग गिरनी शुरू हो गई, और जैसे वो गिरती गई नवाज शरीफ की बढ़ती गई। पहली बात तो इमरान खान साहब ने इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी जो उनके साथ होने जा रहा है। दूसरी बात ये थी, मगर अवाम नाराज थी तो इसका ये मतलब नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो फिर भी खान का सतून बनी हुई रही। तो अगर अवाम नाराज भी थी, जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना होती तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल था, बिकॉज एक तो हुकूमत के रियासत के अपने इतने इतने असर रसूख होते हैं और इतने पावर होती है कि वो हर चीज को डिफीट कर सकती है। अगर स्ट्रीट मूवमेंट भी हो वो भी उसको भी क्रश कर सकती है। मगर अगर रियासत के इदारे जो हैं वो अगर आपका साथ ना दें तो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इस सूरत में तो यही था ना कि वही तो इनको लाने वाले थे, वही तो इनका सतून बने रहे, वही तो सेम पेज का बयानिया चलता रहा, जिसकी वजह से ऑपोजिशन हिम्मत भी नहीं कर सकती थी कि जी आवाम नाराज है मगर हम क्या करें, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो इनके साथ है, तो हम क्या करें। और यही सिलसिला चलता रहा। जब एक ऐसी सिचुएशन आई कि इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो गई इमरान खान की हरकतों से, और एक ऐसी स्टेज आई कि उन्होंने इमरान खान साहब को समझाने की भी कोशिश की कि देखिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, आप काम खराब करते जा रहे हैं हर किस्म का, और उसकी बेइज्जती आपकी तो हो रही है, मगर हम क्योंकि आपके साथ एसोसिएटेड हैं अब हमारी भी बेइज्जती हो रही है, हमारे ऊपर भी तनकीद आनी शुरू हो गई है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हमारी तो सारा पावर ही रेस्ट करता है एक मिस्टीक के ऊपर, एक मिस्ट्री के ऊपर। हम अपने नाम नहीं देखना चाहते, हम पीछे रहना चाहते, हम ये बदनामी नहीं ले सकते। हमने तो अच्छी नीयत के साथ किया था कि ये आपको लाया जाए, आप पॉपुलर हैं थोड़े बहुत, थोड़ी सी हम हेल्प कर देते हैं, आपको बैठा देते हैं, आप अच्छे काम करेंगे और मुल्क चल पड़ेगा, अल्लाह खैर सब। मगर आपने तो बिल्कुल उल्टा किया, आपने हुक्मरानी तो की नहीं, आप तो पड़ गए ऑपोजिशन के पीछे उनको खत्म करने के लिए। अरे भाई ऐसे कभी खत्म हुई है ऑपोजिशन तशद्दुद के साथ? उसके साथ तो ऑपोजिशन और बढ़ती है। आपको चाहिए था काम करते, अपना वादे निभाते, तो फिर ऑपोजिशन खुद ही फारग हो जानी थी, अवाम ने आप ही को वोट देना था। आपने ये किया क्या? गलत फोकस किया। अच्छा, उस एक स्टेज ऐसी आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर सोचा कि ये तो काम चलेगा नहीं, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट भी कर रही है और चुप करके बैठी भी हुई है, और हम दिन ब दिन फारग होते जा रहे हैं और ये मजबूत होता जा रहा है। तो इमरान खान साहब शौक में चले गए जब, और एस्टैब्लिशमेंट भी शौक में चली गई जब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बयानियों को मुस्तरद करके और उन्होंने डायरेक्ट नाम लेने शुरू कर दिए। तो मैं ये समझता हूं कि जब वो स्टेज आई कि एस्टैब्लिशमेंट ने देखा कि अब हमें दूर है इमरान खान से और इनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, और उनको कह दिया कि देखिए अब बहुत हो गया, आप अपने पांव पे खड़े हो, सर्वाइव कर सकते हैं तो करें, हमें अब और बदनामी नहीं लेनी। तो जब वो पीछे हटे, तो इमरान खान साहब अपने पांव पे खड़े होने से उनसे खड़ा नहीं होना हुआ गया, और वो फिर हाथ पैर मारने लगे इधर उधर, मगर ऑपोजिशन को बात की समझ आ गई कि अब वक्त आ गया है, नाउ और नेवर।
तो कब क्या हो सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हमने सेठी साहब से उनका तज्जिया जाना। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है और कल जब हम दोबारा ये प्रोग्राम करेंगे तो तब तक ना जाने क्या क्या कुछ हो चुका होगा, क्योंकि इस वक्त गेम नाजुक मरहले में है और कुछ लोग तो इसे सुपर ओवर भी करार दे रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। सेठी साहब से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।